मनुष्य का जीवन जितना साधारण दिखता है उतना ही जटिल भी है। बचपन से ही हम लोक कथाओं, दादी नानी की कहानियों और समाज के अनुभवों से यह सुनते आए हैं कि जादू जैसी कोई रहस्यमयी शक्ति होती है। कई लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी बताते हैं। जादू दो प्रकार का माना गया है, सफेद जादू और काला जादू। सफेद जादू को सकारात्मक या शुभ कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि काला जादू प्रायः नकारात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर काला जादू बुरा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार यही शक्तियां अच्छे और रचनात्मक उद्देश्यों में भी इस्तेमाल होती रही हैं। काला जादू वह विद्या है जिसमें अदृश्य शक्तियों, ऊर्जाओं और मंत्र तंत्र का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर प्रभाव डाला जाता है। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। आमतौर पर समाज में इसे बुराई से जोड़ा गया है, क्योंकि लोग इसके माध्यम से दूसरों को वश में करने, उन्हें कष्ट देने या अपनी स्वार्थ पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो काला जादू केवल ऊर्जा का प्रयोग है। ऊर्जा न तो अच्छी होती है और न बुरी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कौन, किस उद्देश्य से और किस तरह उपयोग कर रहा है। भारत में इसे तंत्र मंत्र के रूप में जाना गया। बौद्ध और शैव परंपरा में तंत्र की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। मिस्र की सभ्यता में मैजिक स्पेल्स का जिक्र मिलता है। अफ्रीकी जनजातियों में आज भी वूडू और टोना टोटका की परंपरा मौजूद है। इन सब का उद्देश्य था अदृश्य शक्तियों को साध कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना। काला जादू के अनेक रूप हैं। अलग अलग संस्कृतियों और समाजों में इसे अलग अलग नाम और तरीके से जाना जाता है। ब्रॉडली हम इसे कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। 1. वशीकरण मंत्र, किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए। 2. उच्चाटन मंत्र, किसी को किसी स्थान या परिस्थिति से दूर करने के लिए। 3. मरण मंत्र, किसी को नुकसान पहुंचाने या कष्ट देने के लिए। 4. आकर्षण मंत्र, किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए। 5. सुरक्षा हेतु तंत्र, बुरी शक्तियों से बचाव के लिए। 6. धन समृद्धि के लिए तंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि आदि के लिए। 7. चिकित्सात्मक जादू, बीमारियों को दूर करने के लिए। 8. भूत प्रेत साधना, अदृश्य आत्माओं को बुलाने और उनसे काम करवाने के लिए। इनमें से कई प्रकार सीधे सीधे नकारात्मक नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने या किसी गांव को महामारी से बचाने के लिए जो तंत्र किए जाते थे, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि काला जादू केवल और केवल बुराई के लिए होता है। सच यह है कि जैसे चाकू से कोई फल काट सकता है और वही चाकू हत्या के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वैसे ही काला जादू भी ऊर्जा का एक साधन है। कई समाजों में जादूगर या ओझा गांव के डॉक्टर की तरह होता था। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता और आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती, तब वही जड़ी बूटियों के साथ मंत्र पढ़कर उपचार करता था। कई बार उसकी साधना सच में रोग को कम कर देती थी। भारतीय गांवों में आज भी नजर उतरवाना या झाड़ फूंक इसी का उदाहरण है। यह सीधे सीधे काला जादू की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका उद्देश्य बुरा नहीं, बल्कि रोगी को स्वस्थ करना होता है। सबसे पहले बात वशीकरण की। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने वश में करना। यह विद्या सदियों से चली आ रही है और लोग इसे रिश्तों, प्रेम, विवाह या व्यापार में उपयोग करते रहे हैं। वशीकरण हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यदि किसी पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हों और परिवार टूटने की कगार पर हो, तब वशीकरण का उपयोग उन्हें एक दूसरे की ओर आकर्षित करने और संबंधों को मजबूत करने में किया जाता है। लेकिन यही विद्या यदि किसी को जबरन अपनी इच्छा से चलाने या उसे कष्ट देने के लिए हो, तो यह नकारात्मक रूप ले लेती है। उच्चाटन मंत्र भी काला जादू का एक प्रमुख रूप है। उच्चाटन का अर्थ है किसी व्यक्ति या शक्ति को किसी स्थान से हटाना। गांवों में अक्सर यह मंत्र तब उपयोग किया जाता था जब कोई बुरी आत्मा या दुष्ट व्यक्ति वहां बार बार परेशानी पैदा करता था। साधक मंत्र पढ़कर या विशेष अनुष्ठान करके उस आत्मा या व्यक्ति का उच्चाटन करता था।
लेकिन कई बार इसे स्वार्थवश प्रयोग कर किसी अच्छे व्यक्ति को भी घर या गांव से बाहर कर दिया जाता था। मरण मंत्र को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देना होता है कि उसका जीवन संकट में पड़ जाए। पुराने समय में शत्रुओं से बदला लेने के लिए इसका प्रयोग होता था। युद्ध काल में कई राजा अपने तांत्रिकों से दुश्मनों पर मरण मंत्र करवाते थे ताकि बिना लड़ाई के ही शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाए। यद्यपि इसका नकारात्मक स्वरूप स्पष्ट है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह भी मान्यता रही कि किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा समाप्त करने के लिए भी इसे किया जाता था ताकि उसका जीवन कष्ट मुक्त हो जाए। आकर्षण मंत्र का संबंध वशीकरण से मिलता जुलता है, परंतु इसका उद्देश्य केवल आकर्षण पैदा करना होता है, जैसे किसी को अपने प्रति प्रेम या स्नेह जगाना। इसका प्रयोग कई बार युवाओं द्वारा विवाह के लिए किया जाता रहा है। वहीं व्यापारियों ने भी इसे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए साधा। जब तक इसका प्रयोग बिना किसी की स्वतंत्रता छीने किया जाता है, तब तक यह नकारात्मक नहीं माना जाता। यदि किसी पर काला जादू हुआ है या वह मृत्यु के बहुत करीब है, तो एक नया ब्लेड, छुरी ले आएं। ऐसा ब्लेड जो न खुले और न बंद हो, और बिना किसी को बताए रात को सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दें। कुछ समय बाद वह ठीक होने लग जाएगा। धन और समृद्धि से जुड़े मंत्र भी काले जादू के अंतर्गत आते हैं। भारत में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक साधनाएं प्रचलित रही हैं। व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए साधकों की शरण लेते थे। इसमें विशेष यंत्र, बीज मंत्र और अनुष्ठान का प्रयोग होता था। यह सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, बल्कि समृद्धि को आकर्षित करने का साधन था। भूत प्रेत साधना को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। तांत्रिक या साधक विभिन्न विधियों से आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा होता है, क्योंकि आत्माओं की प्रकृति अनिश्चित होती है। कई बार वे साधक को ही नुकसान पहुंचा देती हैं, लेकिन कुछ साधक इन आत्माओं को नियंत्रित कर गांव की रक्षा, दुश्मनों से बचाव या भविष्यवाणी के लिए उनका उपयोग करते थे। चिकित्सात्मक जादू भी काले जादू का हिस्सा है। जब आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, तब लोग बीमारियों के उपचार के लिए मंत्र उपचार का सहारा लेते थे। झाड़ फूंक, नजर उतरवाना और रोग निवारण के लिए विशेष मंत्र आज भी गांवों में प्रचलित हैं। ये साधनाएं किसी भी दृष्टि से नुकसानदायक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल रोगी की भलाई होता है। सुरक्षा हेतु तंत्र भी महत्वपूर्ण है। किसी परिवार, घर या खेत की रक्षा के लिए विशेष मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। ताबीज या कवच पहनना भी इसी का रूप है। यह सब इसीलिए किया जाता ताकि नकारात्मक शक्तियां पास न आ सकें। लोग जब दिव्य काला मंत्र कहते हैं, तो वे अक्सर 3 बातों को मिलाकर सोचते हैं। 1. किसी अदृश्य शक्ति, आत्मा, ऊर्जा को बुलाना। 2. उसके साथ संधि या निर्देश करना। और 3. कुछ संकेत चिन्ह आइटम जैसे ताबीज, गुड़िया, पोटली का प्रयोग करना। परंपरा क्रम में मंत्रों के पीछे का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं होता, उसके साथ साधक की मानसिक स्थिति, ध्यान की तीव्रता, वातावरण और सांकेतिक वस्तुएं भी होती हैं। इसलिए मैं नीचे हर प्रकार के प्रयोजन का गैर संदिग्ध वर्णन दे रही हूं और बताऊंगी कि आज के नैतिक व कानूनी संदर्भ में क्या विकल्प सुरक्षित हैं। कुछ परंपरागत प्रयोजन जिनके लिए मंत्र या अनुष्ठान कहे जाते रहे हैं, और उनके बारे में व्याख्या बिना किसी कार्य निर्देश के। यह समझने से आपको उपयोगिता और जोखिम दोनों का आभास होगा। पहला, सुरक्षा और शमन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र अनुष्ठान। परंपरागत समाजों में घर, व्यक्ति या पशु पक्षी की रक्षा के लिए साधक तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे। उदाहरण के तौर पर किसी घर में लगातार दूहक संशय होने पर नकारात्मक प्रभाव हटाने के लिए रक्षा अनुष्ठान किए जाते थे। इनका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को हटाना और मन में शांति लाना था। आधुनिक दृष्टि से यह वही काम कर सकता है जो मानसिक चिकित्सा, सामुदायिक समर्थन और धार्मिक सहारा करता है। व्यक्ति को भरोसा मिलता है, चिंता घटती है
और व्यवहारिक उपाय अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इन अनुष्ठानों का सुरक्षित विकल्प है सकारात्मक प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक सामुदायिक समर्थन लेना। दूसरा, रोग उपचार या क्लीनिंग के लिए किए जाने वाले मंत्र। इतिहास में कई स्थानों पर ऐसे तांत्रिक उपचार मिलते हैं जिनका उद्देश्य रोग निवारण होता था। इन प्रक्रियाओं में जड़ी बूटी, मालिश, हवन प्रक्रिया और मंत्रपठ शामिल होते थे। कई बार इसका लाभ इसलिए भी दिखा कि मरीज को आशा और मानसिक शांति मिली, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरी। आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध होने पर ऐसे उपचारों का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग तभी मान्य है जब वे पारंपरिक उपचारों के साथ सह उपचार एडजंक्ट के रूप में हों। गंभीर बीमारी में चिकित्सक से परामर्श सबसे जरूरी है। तीसरा, संबंध प्रेम वशीकरण। यह वह श्रेणी है जिस पर नैतिक चिंता सबसे अधिक होती है। इतिहास में वशीकरण और आकर्षण संबंधी अनुष्ठान प्रचलित रहे हैं, पर इनका मुद्दा यह है कि यह किसी की इच्छा स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक नैतिकता और कानून के अनुसार किसी की मर्जी के विरुद्ध उसे प्रभावित करना गलत है। इसलिए यदि किसी ने कहा कि मैं प्रेम पाना चाहती हूं, इसलिए किसी का मन बदल दूं, तो उसका सुरक्षित, नैतिक और प्रभावी विकल्प है खुद पर कार्य करना, आत्म सुधार, संवाद कौशल, पारस्परिक सम्मान बढ़ाना, प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और किसी मनोवैज्ञानिक काउंसलर की मदद लेना। चौथा, बाधा उच्चाटन, बैनिशिंग। यह उस स्थिति का वर्णन है जब किसी स्थान व्यक्ति से नकारात्मक प्रभाव हटाने की कोशिश होती है। पारंपरिक विधियों में यह ऊर्जा को अलग करना या रुकावट हटाना बतलाया गया है, परंतु वास्तविक दुनिया में इसका व्यवहारिक समकक्ष है जोखिमों का विश्लेषण कर कार्यात्मक समाधान, जैसे घर बदलना, कानूनी कदम उठाना, रिश्तों में दूरी बनाना, अपनाना। यानी जो लोग बताते हैं कि अनुष्ठान करने से बाधा हट गई, अक्सर वहां व्यवहारिक कारण, समाधान की दिशा बदली, आत्मविश्वास बढ़ा, सामाजिक मदद मिली भी प्रमुख होते हैं। पांचवां, धन संपदा और व्यापारिक उन्नति के लिए किए जाने वाले मंत्र तंत्र। व्यापारियों की दुनिया में सदियों से कुछ लोग अनुष्ठान कराते रहे ताकि व्यापार में सफलता आए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका नैतिक सुरक्षित विकल्प है व्यापारिक योजना, मार्केट रिसर्च, नेटवर्किंग और कर्मठता। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक सहायता चाहता है तो सकारात्मक ध्यान और मनोवैज्ञानिक फोकस से उद्देश्य प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है।